मैंने इंस्टॉलेशन के ऊपर लगा दिया। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपसे वो कुछ इंस्ट्रक्शन पूछेगा, परमिशन मांगेगा, तो आप उसी हिसाब से क्या कर दीजिएगा, उसको वहाँ पर इंस्टॉलेशन के ऊपर लगा देगा। अब इसके बाद कुछ स्टेप्स वगैरह हैं, उनको देख लेगा आप लोग भी कि किस तरीके से हम उसको ये कह लो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कीजिएगा नेक्स्ट। आप देखो यहाँ पर ना सर्वर सर्वर में देखो, हमने क्या बात कही थी कि हमारे पास हम जो यूज करेंगे वो कौन सा सर्वर यूज होगा, अपाचे का। ठीक है, और अपाचे के साथ जो हम डेटाबेस यूज करेंगे वो हमारे पास, मैंने पहले बात बताई थी कि आप ओरेकल का डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, आप एमएस एसक्यूएल का डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो हमारे पास ये कह लें कि पीएचपी में अपाचे के साथ माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो डेटाबेस के हैं वही है, लेकिन जो आपका आगे पीछे थोड़ा सा सिंटेक्स इशू होगा या आपका इंटरफेस इशू होगा बस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बजाय इसके कि मैं अपनी मेमोरी इंक्रीज करूँ, मैं यहाँ पर बाकी सर्वर्स को करती हूँ अनटिक। ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखो कौन सी दो लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, पीएचपी जो कि मुझे चाहिए अभी, और पर्ल। पर्ल कहाँ यूज होती है, पाइथन में यूज हो रही होती है। ठीक है, तो मैं पर्ल को क्या कर रही हूँ, अभी अनटेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सर्वर सिर्फ पीएचपी के लिए चाहिए। आप लोग चाहो तो सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर लो, कोई मसला नहीं है। बस आपके पास मेमोरी की जो स्पेस है वो बढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें। कोई बाकी चीज़ें, जब आप बाकी चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो हो सकता है आपको उसकी चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़े। तो जिस तरीके से आपको लग रहा है सही, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। इसी के साथ मैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आऊँ तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ एक चीज़ लिखूंगी या टिक करूंगी, जो है मेरे पास क्या, पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन वो चीज़ है जहाँ पर आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बाकी दो को अनटिक कर रही हूँ और उसके बाद क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो ज़्यादातर जैम जो है वो सी ड्राइव में होता है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उसको किसी दूसरी ड्राइव में भी कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो मैं अभी इसको क्या कर रही हूँ, सी ड्राइव में ही क्या कर रही हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट इंग्लिश अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको जो है वो सेटअप इज रेडी, और आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दे देगा। अब इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई देखिए, यहाँ पर ये हो गया फिनिश। ठीक है, और आपसे ये बात एक चीज़ ये पूछ रहा है कि आप इसका कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको टेक लगा रहने देती हूँ और इसको मैं करती हूँ फिनिश। तो ये आपको एक कंट्रोल पैनल लाइक यहाँ पर आपको क्या करेगा, ये खोल के दे देगा। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं जो मैंने पहले बताया था कि एक अपाचे का काम आपके पास लाजमी होता है जो एक सर्वर है, और इसी के साथ जो आप डेटाबेस यूज करते हैं वो आपके पास क्या आ जाता है, माई एसक्यूएल का डेटाबेस। तो ये दो चीजें आपके पास क्या हैं कि जब भी आप पीएचपी पे काम करेंगे तो आपको इनको दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, ये है सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप पीएचपी की चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपको इस कंट्रोल पैनल को खोलकर यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। इससे पहले तक ASP.NET में सर्वर खुद से स्टार्ट हो जाता था एप्लीकेशन रन होने के बाद, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको ये सर्वर क्या करने पड़ेंगे, रन करने पड़ेंगे। अब सेकंड चीज, इन केस अगर आप ये स्टॉप नहीं करते हैं और आप अपना पीसी ऑन रखते हैं तो ये सर्वर चलता रहता है। तो जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो आप इनको स्टॉप करके एंड देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं।
अब अगर नेक्स्ट टाइम आप अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसको देखो, थोड़ी इसकी डायरेक्टरी को समझ लो। डायरेक्टरी किस लिहाज से कि ये काम कैसे करता है, या हम पीएचपी के ऊपर जब भी काम करेंगे तो हम अपनी फाइल्स वगैरह कहाँ सेव करेंगे, हम इसकी किस तरीके से हैंडल करेंगे एंड सो ऑन। तो जहाँ पर आपने सेव किया हो जैम, जहाँ इंस्टॉल किया हो वहाँ आप जाएं। यहाँ पर देखो जैम का एक फोल्डर नजर आएगा आपको पास, सी ड्राइव में बाहर पर ही, सही है, प्रोग्राम फाइल्स वगैरह में नहीं होता। जैम मैंने इंस्टॉल किया है तो जैम का फोल्डर, इसको क्लिक कीजिएगा। जैम के फोल्डर के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं इसको यहाँ पर देखो, कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं और नीचे कुछ आपके पास क्या आ रही है, विंडोज की बैश फाइल्स वगैरह आ रही है। और आपके पास यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, जैम का कंट्रोल। तो जो कंट्रोल मेरे पास रन होते वक्त खुला था वही कंट्रोल वो मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, इसको ओपन करके देगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन, डबल टिक करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। एंड देन आप इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काम करने से पहले। इसी के साथ जो सेकंड थिंग है, पहले क्या हो गई आपके पास, इसको कंट्रोल को स्टार्ट करना है। सेकंड चीज आपके पास क्या है कि आप जब भी पीएचपी के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या पीएचपी की सिंगल फाइल बनाएंगे तो आपको यहाँ जैम में आने के बाद एक फोल्डर होता है इसका htdocs। इस htdocs के अंदर आप जो फाइल बनाएंगे या जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इस जगह लाके बनाएंगे। मतलब ये है कि अगर आपको पीएचपी के ऊपर काम करना है तो आप किसी और लोकेशन के ऊपर नहीं कर सकते काम। आप सिर्फ कहाँ तक काम करेंगे, आप इस htdocs में आके आप यहाँ 4 फोल्डर बनाएं, आप यहाँ 3 फोल्डर बनाएं, आप फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बना के काम करें। जिस तरीके से भी आपको करना हो आप यहाँ पर इस htdocs के फोल्डर में आकर ही अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। पहले दूसरी चीज ये होगा। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, यहीं पर ही अगर मैं चाहूँ तो मैं एक कहते हैं फोल्डर बना लेती हूँ जिसमें हम ये कहते हैं लेट सपोज माय फाइल। ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना लिया। अब मैं जितना भी काम करूंगी आगे मैं इस फोल्डर के अंदर करूंगी, सही है। और देखो ये फोल्डर कहाँ पर है, मेरे पास htdocs के अंदर है मेरा पास माय फाइल्स का फोल्डर। तो इसके बाद से जितनी भी चीजें होंगी आपके पास वो कहाँ पर बनेंगी, आपके पास माय फाइल्स में बनेंगी। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया माय फाइल्स के नाम से। अब देखो मुझे क्या करना है, एक एडिटर चाहिए। एडिटर से मुराद के जिस तरीके से आपको लैंग्वेजेस के ऊपर काम करने के लिए कोई ना कोई एडिटर चाहिए होता था। इससे पहले आपने ड्रीम वीवर यूज़ किया, आप लोग कुछ लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करते थे, इसी तरीके से नोटपैड यूज़ करते थे। तो हमारे पास पीएचपी पे भी काम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, यही कह लो बहुत सारे एडिटर मौजूद हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पे काम कर रहे हो, सही है। पीएचपी की फाइल्स पे अगर काम करना हो तो आप ड्रीम वीवर को भी यूज कर सकते हो, अगर किसी को ड्रीम वीवर का पसंद है इंटरफेस। और इसी के साथ आप एटम भी यूज कर सकते हो, आप सबलाइन टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं एडिटर। लेकिन मैं जो काम करूंगी मैं प्रेफर करती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर क्या करूंगी, पीएचपी का काम करूंगी। और आप लोग चाहें तो वीएस कोड को अपने पास इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर काम करना चाहो सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर कर लो, आपको जो प्रेफर लगे वो आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी के पीसी में, ये सिर्फ फॉर ऑप्शनल काम है, अगर किसी के पीसी में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है और जैम नहीं चल रहा है तो उन लोगों के लिए है कि आपके पास एक फाइल होती है यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पीसी में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होता। वो इसलिए है कि ये फाइल आती है, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी आपके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके, सी प्लस प्लस की रेबस्ट्रिव फाइल है और आप उसको इंस्टॉल करेंगे
तो आपके पास जैम सर्वर चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप लोगों के पास मोस्टली लोगों के पास विजुअल स्टूडियो पहले से होता है, तो ये फाइल्स उनके साथ आ जाती हैं, तो इश्यू नहीं करता। लेकिन कोई किसी के पास कोई ऐसा पीसी जिसने विजुअल स्टूडियो को अनइंस्टॉल कर दिया हो और विजुअल स्टूडियो नहीं हो, तो उसको ये लैक हो सकता है कि उसके पास जैम सर्वर ना चले। तो उन लोगों के लिए है कि आप क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करके बस रन कर लेना और दैट्स इट, और बाकी काम अपना क्या कर लेना, वैसे ही कर लेना। तो ये एक ऑप्शनल पॉइंट है, जिनके पास नहीं चलेगा सिर्फ उनके लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपनी फाइल्स वगैरह को हम बंद कर लेते हैं और मैं बना देती हूँ न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल में देखो, जब आप लोग वी एस कोड इस्तेमाल करते हो तो बहुत से लोगों को वी एस कोड का यूज़ नहीं आता। तो अब देखो, मुझे यहाँ पर हमने अभी बात करी कि पीएचपी में हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट की जो बेस है वो क्या है, मेरे पास HTML है। तो HTML का जो हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसमें हम डॉक टाइप लेते थे, हम बॉडी बनाते थे, हम हेड बनाते थे, जितने भी टैग्स बनाते थे, वो अब हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, खुद से टाइप करने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे पास VS कोड में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे बेस के ऊपर मैं क्या कर सकूँ, HTML का पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकूँ, जैसे कि ड्रीम वीवर में आप लोगों ने किया था। तो उसके लिए कुछ हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। मैंने अपने पास विजुअल स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट एमिट प्लगइन आता है। एमिट की मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, एमिट प्लगइन होता है जो आपके पास क्या करता है, आपके पास जितने भी HTML की चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करता है, उनके टैग्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर HTML का, तो उसको लेने के लिए मेरे पास दो तरीके से मुराद, पहला तरीका क्या है कि आप शिफ्ट दबा के वन, जो वाली वन वाली की है, उसके ऊपर आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन करते हैं, इसमें एक ऑप्शन क्या है कि आपको पहले सेव करनी पड़ेगी फाइल। ठीक है, सेव कर लेते हैं। मैं गई फाइल में और देखो, मैं यहाँ पर आई सी में। फाइल किस तरीके से सेव होगी, आप सी में जाएंगे, आप जाएंगे जैम में, जैम में जाने के बाद मैं क्या जाऊंगी, एच टी डॉक्स में, एच टी डॉक्स में जाने के बाद मैंने माई फाइल्स के नाम से फोल्डर बनाया था, मैं माई फाइल्स में गई और मैं यहाँ पर आके अपना पहली फाइल बना रही हूँ। तो इसको मैं कह देती हूँ पेज 1। और मैंने बताया था कि आप जब PHP के ऊपर काम करेंगे तो आप एक्सटेंशन क्या रखेंगे, डॉट PHP। तो मैं इसको डॉट PHP की एक्सटेंशन के साथ क्या करती हूँ, एंटर। सेव कर लिया। अब एमिट प्लगइन काम करेगा, क्योंकि वो मेरे पास ऑप्शन उस वक्त नहीं दे रहा था, अब मेरे पास ऑप्शन देगा। किस तरीके से, शिफ्ट दबा के वन की दबाना, तो ये आपको क्या दे रहा है, एमिट। देखो ऊपर लिखा हुआ है एमिट एब्रीवेशन और एक्सेलेमेटरी साइन। तो एक्सेलेमेटरी साइन मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपके पास HTML का पूरा स्ट्रक्चर लेकर आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्या कर लेना, एंटर। सिंगल वाला जो एक्सेलेमेटरी साइन है उसके ऊपर क्या करना, एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपके पास ये देखो, पूरा का पूरा HTML का क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। पहला ऑप्शन क्या था, ये था। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, कि इन केस अगर आपको ना याद रहे, तो आप लोगों को याद है कि हमने HTML5 पढ़ी थी, तो आप इसको यहाँ लिखें HTML और उसको लगाएं कोलन, और कोलन के बाद 5। ये करने के बाद अगर आप एंटर करते हैं तो भी वो क्या करेगा, आपके पास पूरा का पूरा HTML5 का स्ट्रक्चर लेकर आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखो, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ यहाँ पर, अगर मुझे H1 का टैग चाहिए, तो अगर मैंने H1 का टैग खुद से लिखा, सही है, इस तरीके से, तो मुझे यहाँ इसका क्लोजिंग टैग भी खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं एमिट प्लगइन के साथ, तो एमिट प्लगइन कहता है कि आप टैग ना बनाएं, आप सिर्फ उसका क्या लिखें, जो उसके नाम है वो। तो मैंने यहाँ लिखा है H1, सही है, क्या नाम है, H1 मेरी हेडिंग का टैग है, और मैंने इसको करा एंटर, तो ये क्या कहला देगा आपको, क्लोजिंग। और आपके पास जो आपके स्टार्टिंग और एंडिंग जो टैग्स हैं वो खुद ब खुद लेकर आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये क्या करने पड़ेंगे, खुद से लिखने पड़ेंगे, और हो सकता है आप भूल भी जाए। ठीक है, तो अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं टैग बनाऊंगी वो मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा, और अगर आगे जाके मैं भूल गई तो वो मुझे बताएगा भी नहीं कि आपके पास क्या मसला आ रहा है या टैग्स की फॉर्म में क्या चीज़ आ रही है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एमिट प्लगइन्स का यूज़ करना सीख लेंगे। अब इसके बाद देखो, मैंने इसको पेज 1 बनाया है और मैंने लिखा पेज 1 डॉट PHP। तो यहाँ पर देखो,
मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लेट सपोज हम यहाँ पे खाली पी का टैग लिख लेते हैं, जो हमारी नॉर्मल किस चीज़ का है, वो हमारे पास नॉर्मल HTML का है। तो मैंने क्या लिखा, दिस इज माई फर्स्ट PHP कोड। ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। अब देखो, मैं इसको सेव करने के बाद मुझे इसको रन करना है ना, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना सर्वर रन करना पड़ेगा सबसे पहले। मैं बगैर सर्वर रन करे अपना काम नहीं कर सकती, तो मैंने अपना सर्वर अपाचे, जो आपके पास सर्वर है, और इसी के साथ जो मेरे पास लैंग्वेज या डेटाबेस यूज होगा वो कौन सा होगा, माई सीक्वल। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको लाजमी रन करनी है, और इसको कट नहीं कीजिएगा, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। अब देखो, यहाँ से अगर आप बाय डिफॉल्ट में यहाँ से जाके, लेट सपोज मैं इसको PHP जो पेज वन है उसको मैं ओपन करवा लेती हूँ, तो मेरे पास देखो वो ब्राउजर के ऊपर रन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। सही है, ब्राउजर के ऊपर ऑप्शन मे भी पॉसिबल, अगर हम यहाँ पे देख लें तो हो सकता है वो रन हो जाए, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो क्या चीज लेकर आ रहा है, वो पूरा पूरा कोड लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जब भी हम HTML का काम लिखते हैं तो सिर्फ ये चीज लिखी हुई आनी चाहिए मेरे पेज के ऊपर, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस तरीके से लेकर आ रहा है। तो थर्ड जो इसका मेन काम है वो ये है कि आपको PHP की जो फाइल्स हैं उनको रन करवाने के लिए आपको दूसरे मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड को देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो दूसरे मेथड के लिए हमारे पास, अब हमने जब ASP.NET पे काम किया था तो हम ये कहते थे जो सर्वर है वो कौन सा है, लोकल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखकर पहले तो करेंगे एंटर। एंटर करेंगे और आपके पास ये स्क्रीन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा सर्वर है ना, ये सही तरीके से काम कर रहा है। सही है, और आपकी PHP की फाइल्स चल जाएंगी। इन केस अगर मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ और अगर आप चलाना भूल गए हैं सर्वर को, और मैंने यहाँ आके क्या लिखा, लोकल होस्ट, तो ये यहाँ पे देखो आपके पास क्या देगा, पेज नॉट फाउंड, या आपकी साइट कान बी रीच का एरर दे रहा है। तो आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो सर्वर है वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, ताकि जो आपका ये लोकल होस्ट वाला पेज है, ये पेज क्या हो जाए, आपके पास रन हो जाए। ये पेज रन होने से होता क्या है कि आपका जो सर्वर है वो सही तरीके से चल रहा है और आपकी फाइल्स जो है वो चल जाएंगी। अब देखो सेकंड, या कह लो फोर्थ, इसका मेन स्टेप क्या होगा कि मैं यहाँ पर किस तरीके से अपनी फाइल चलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ तो फाइल चल नहीं रही है। अच्छा, अगर मैंने इसको क्रोम पे खोल लिया तो वो फाइल्स नहीं चल रही। तो यहाँ पर इसको रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसको आप कर दें रिमूव, और लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगा के इसके बाद क्या करना है, अब देखो। अब देखो, जब हम PHP के ऊपर बात करते हैं तो PHP ये कहता है कि भाई लोकल होस्ट आपका सर्वर है, और आपने सर्वर के htdocs के अंदर जितनी भी फाइल्स ली हैं वो उसको एज अ लोकल होस्ट कंसीडर कर रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर अब क्या रूट दूंगी, जो हम रूट देंगे, मैं htdocs में आई और htdocs में मेरे फाइल का नाम या मेरे फोल्डर का नाम क्या है, माई फाइल्स। तो मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ htdocs दूंगी, मैं यहाँ लोकल होस्ट के बाद htdocs के जो फोल्डर्स हैं या जो फाइल्स हैं उनका नाम मैं दूंगी स्लैश के बाद। तो मेरी फाइल्स का नाम क्या है, माई फाइल, तो मैं यहाँ पर आई लोकल होस्ट स्लैश, और मैंने माई फाइल, देखो माई फाइल अगर कैपिटल लिखा है, जैसे मैंने M कैपिटल लिखा है, F कैपिटल लिखा है, उसी तरीके से काम करना, वरना आपके पास क्या है, एरर आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि लोकल होस्ट मतलब htdocs के अंदर एक फोल्डर है माई फाइल्स का, और माई फाइल्स के अंदर क्या है मेरे पास, मेरे पास है पेज वन, और पेज वन की एक्सटेंशन क्या है, PHP। तो यहाँ पर आते हैं, इसके बाद आप लगाएंगे दोबारा से स्लैश, क्योंकि फोल्डर के मैं अंदर जा रही हूँ तो मैंने क्या लगाया, स्लैश। स्लैश लगाने के बाद मेरे पेज का नाम क्या है, पेज वन डॉट PHP। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ लिखना, और इसको आप क्या करेंगे, एंटर। तो देखो, जो कोड मैंने वहां पर लिखा था वो कोड अब मेरे पास कैसे काम कर रहा है,
अब आपका एज इट इज काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ HTML में कंटेंट के ऊपर काम करा है और PHP की फाइल को रन करके दिखाया। सही है, मैंने इसमें PHP का कोड कहीं नहीं लिखा। मैंने सिंपल P के टैग में एक टेक्स्ट लिखा था जिसको हम एज अ PHP की फाइल कैसे रन करेंगे, अभी तक हमने वो देखा है।